نأكد في القوات المسلحة اليمنية أن القوات المسلحة اليمنية في الجيش واللجان الشعبية جاهزة وحاضرة لتنفيذ كل التوجيهات التي ستصدر من قيادة الثورة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड अदीबुज़्ज़मान सफ़री साहब जो पाकिस्तान नेवी से रिटायर्ड हैं, और आज हम बात करेंगे जो टास्क फोर्स 153 एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि बना चुका है अमेरिका, जिसका मकसद रेड सी की जो मैरीटाइम लेन्स हैं और जो जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी हिफाजत करना है। यमनी कह चुके हैं कि वो सिर्फ उन जहाज़ों को टारगेट करेंगे जो इसराइल के लिए कुमक लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने इस चीज़ का इकरार किया है कि ये उनके फ़राइज़ में से है कि वो जो मैरीटाइम ये रूट है रेड सी का, इसको सिक्योर रखें। अब मसला ये आ रहा है कि इस वक्त अमेरिका टोटली सपोर्ट कर रहा है, बल्कि सपोर्ट क्या कर रहा है, मैं कहूँगा कि टो कर रहा है। और भद्रा कुमार इंडिया के एक्स हाई कमिश्नर पाकिस्तान में रहे हैं, उनकी वेबसाइट है इंडियन पंच लाइन, उसमें उन्होंने कोट किया है कि जब 8 अक्टूबर को जब ये जंग शुरू हुई गजा की, उसके बाद मुलाकात हुई अमेरिकन सदर बाइडन की, तो उन्होंने नेतन्याहू से कहा कि ज़ायनिस्ट होने के लिए यहूदी होना ज़रूरी नहीं है। मैं भी अपने आप को ज़ायनिस्टों में से काउंट करता। अब बात यह है कि अमेरिका ने कोalition तो बना ली है जिसमें 12 ममालिक शामिल हैं जो ज़्यादातर यूरोप के हैं, और उसमें जो फिलहाल हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह परसों 14 के करीब या 15 के करीब ड्रोन्स जो हैं हुतीज़ के जो थे उनको गिराया अमेरिकन ने। हमें ये नज़र आ रहा है कि अमेरिका भी जंग में उलझना नहीं चाहता, और फिलहाल इस टास्क फोर्स 153 के ज़रिए वो सिर्फ जो ट्रैफिक लेन्स हैं उनको करना चाहता है। और आप जानते हैं कि तकरीबन दुनिया की 30 से 40% जो कंटेनर ट्रैफिक इधर से गुजरती है, और 20 से 30% जो है इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ट्रेड जो है वो भी ये रूट को इस्तेमाल करती है। अब हो ये रहा है कि अभी तक जितने टारगेट किए गए हैं वो सारे इसराइल रिलेटेड थे। कल मलेशिया ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इजरायली जहाज़ों को अपने पोर्ट से इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमेरिका ने इसको नाम दिया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। अच्छा, अब इसमें प्रॉस्पेरिटी जो हिट हो रही है वो सिर्फ इसराइल की हो रही है। इस वक्त तक अमेरिकन या किसी और शिप को, किसी यूरोपियन शिप को या इंडियन शिप को हाथ नहीं लगाया हुतीज ने, लेकिन एक तस्वर जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है कि रैंडमली जो है ना वो अटैक कर रहे हैं, जबकि हुतीज कह रहे हैं कि हम सिर्फ इसराइल रिलेटेड को करेंगे, बाकी सबको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये जंग किस तरीके से होगी, ये टास्क फोर्स क्या खुद करेगी, इंटरवीन करेगी, या अमेरिका इसको अवॉइड करना चाह रहा है। दूसरा, चाइनीज जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस भी कहा जाता है, उसने बड़ी तनकीद की है अमेरिका के इस टास्क फोर्स पे। उसने कहा कि ये जो है एक टेम्परेरी जो है एक मैयर है, और इसका नुकसान होगा, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा इसकी कोई नहीं होगी। और अगर आप इसको, और उन्होंने इसका कहा है कि इस तमाम सूरत हाल में चाइना भी अफेक्ट हो रहा है, चाइनीज ट्रेड भी अफेक्ट हो रही है, और चाइना ये समझता है कि अगर इस सूरत हाल को ठीक करना है और आपने मैरीटाइम जो ये ट्रेड रूट है इसको सिक्योर करना है, तो गजा के मामले के अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाइनीज ने कहा हम भी अफेक्टेड है, हमारी तरह बाकी भी अफेक्टेड है, वो आए। और ये जो इस वक्त जीनोसाइड चल रही है 20,000 के करीब, जिसमें से 1/3 बच्चों की है, वो अभी तक शहीद हो चुके हैं पिछले 2 महीने के अंदर गजा के अंदर। और इसराइली हमें साफ पॉलिसी नजर आ रही है, जो कि उनके एक अखबार ने लीक भी की, कि इसराइल ये चाह रहा है कि गजा को मुकम्मल तौर पर खाली कराया जाए और सिनाई डेजर्ट के अंदर जो है वो इन फलस्तीनियों को बसाया जाए। इसीलिए हमास के नाम पे जो मारा जा रहा है वो सिविलियंस को मारा जा रहा है। तो आगे सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है, जो कैपेबिलिटीज हैं हुतीज की, क्या वो वाकई एक वायबल थ्रेट हैं अमेरिका के लिए, और हुतीज की क्या इस वक्त स्ट्रेटजी नजर आ रही है, अमेरिकन जो कि इस वक्त टो कर रहे हैं इजरायली लाइन को, उनकी स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है, इस पे हम कैप्टन साहब से बात करेंगे। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, ये टास्क फोर्स 153 कब बनी थी, इसके मकासद क्या थे, और आप क्या समझते हैं कि क्या
इस जो ऑपरेशन जो है प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का जो आगाज किया है अमेरिकन ने, इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आएंगे, या आप समझते हैं कि ये एक जो एडहॉक बेसिस पे ऑपरेशन शुरू किया गया है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल, बहुत ही आपने इलेबोरेट इंट्रोडक्शन दे दिया। एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फैक्ट कि ये टास्क फोर्स जब इंटरनेशनल वाटर्स में ऑपरेट करती हैं तो लॉ ऑफ द सी के मुताबिक और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इनके जो अज़ाइम है, इनके जो मिशन है, वो बड़ा क्लियरली तयन किया जाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। बिकॉज देयर इज नो वे कि आप एक जॉइंट फोर्स तैयार करें और उसको फिर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व कर दें किसी मुल्क के साथ। तो इससे पहले पाकिस्तान जो है वो टास्क फोर्स 150 और 151 का हिस्सा है जो बहरीन में बेस्ड है, और इसकी कमांड भी पाकिस्तान नेवी के एडमिरल्स हैं, उन्होंने इन रोटेशन इसकी कमांड में रहे हैं और वो अभी भी चल रहा है। उसका बेसिक मकसद एंटी पायरेसी और एंटी नारकोटिक्स स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन मिशन है जिसके लिए आप इकट्ठा हो जाते हैं एंड वेरियस नेशनलिटीज ज्वाइन हैंड टू स्टॉप दिस मेलेस, ये जो गलत काम हो रहा है। लेकिन जहां तक टास्क फोर्स 153 का सवाल है, इसकी जो फॉर्मेशन जो हुई है अभी भी क्लियरली समझ बाहर नहीं आई है स्क्रीन पर कि कौन कौन ममालिक इसमें शामिल है। बट जैसा कि आपने कहा कि इसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज हैं और प्रोबेबली इट कुड बी आल्सो हैविंग इंडियन शिप्स या ऑस्ट्रेलियन उनका भी आएगा। लेकिन आई एम श्योर इसमें कोई मुसलमान ममलिकत शामिल नहीं होगा, बिकॉज इसका मकसद जो है वो बहुत ही नैरो है अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ जो नाम तो दिया जा रहा है कि गार्डियन ऑफ स्टील एंड कम्युनिकेशन, ये बिल्कुल गलत तासुर दिया जा रहा है। बेसिकली ये अगेंस्ट यमनीज है और यमन के खिलाफ अगर आप फौजराई कर रहे हैं समंदर पे तो उसके लिए आपको फिर सिक्योरिटी काउंसिल की वो अप्रूवल चाहिए कि वो किसके तहत आप ये ऑपरेट करेंगे और क्यों, इनके मकासद जो है क्या होंगे। तो इसलिए पाकिस्तान इज नॉट पार्ट ऑफ दिस 153 एंड विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज इसमें टर्की का और बाकी जो दूसरे लोगों के जो ऑपरेट कर रहे हैं इस रीजन में, जिनका रीजनल इंटरेस्ट है, वो सब इन्वॉल्व है। चाइना रशिया को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि उनके भी इस एरिया में इंटरेस्ट है। और ये मैं समझता हूँ इसमें कोई पॉजिटिव पहलू नजर नहीं आ रहा। सारा का सारा जो है वो बेसिकली इसराइल को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है, बिकॉज इसराइल की जो कुमक पहुंचाई जा रही है समंदर के जरिए उसको इफेक्ट किया जा रहा है। सो इट इज एक्चुअली अ वॉर का हिस्सा है। यमन हैज डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दैट वॉर, तो यमन इज पार्ट ऑफ इट। अच्छा सर, एक चीज जो है वो तो बहुत वाज़ेह तौर पे आ रही है, डिक्लाइन ऑफ यूएस। हमने देखा इराक के अंदर 2003 में जरूरत नहीं पड़ी है, आया है और इराक के ऊपर कब्जा कर लिया, फौरन कंसेंट बन जाती थी। इस दफा हमें एक वेस्टर्न अलायंस ये 153 का लग रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कोई मुस्लिम ममालिक जो है वो शामिल नहीं है। इस दफा हमें लग रहा है कि वाकई एक कमजोरी नजर आ रही है। ये पिछले महीने जो अमेरिका के अंदर यूएस चाइना समिट हुआ उसमें अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने साफ लफ्जों में बताया कि हम जो है जो ताइवान है उसे अपने साथ इल्हाक कर लेंगे, बहुत जल्दी वन चाइना होगा। और अमेरिकन ने कोई बात नहीं की। एक प्रेशर हमें वो भी नजर आ रहा है और कुछ ये भी आ रही हैं कि इनके कुछ अड्डे जो इन्होंने बनाई थी बेसिस चाइना के खिलाफ एशिया, ये इंडो पैसिफिक के अंदर, तो वहां पे भी मुजाहरे हो रहे हैं कि अमेरिकन जो हैं यहाँ पे मिसाइल्स जो हैं चाइना के खिलाफ ना किए जाएं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से जो उनका माउथ पीस, मैंने अभी जिसका रेफरेंस भी दिया, जिसको आप देख भी रहे हैं इस वक्त नाजरीन अपनी स्क्रीन के ऊपर, चाइनीज ने यही कहा है कि इसका तरीका एक ही है कि आप गजा का जो है ना मामला जो है ना वो दुरुस्त फरमाएं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर तो इसके अंदर, अगर फिलहाल तो हमें नजर आ रहा है ड्रोन्स के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन ड्रोन्स ने, हमने देखा यूक्रेन वॉर और उससे पहले अजरबैजान की वॉर के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और जो अजरबैजान ने जो आर्मीनिया को शिकस्त दी थी उसकी मेन वजह वही ड्रोन्स थे। और इस वक्त जो
हुतीज हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा ड्रोन्स हैं, जिसमें समद 1, समद 2, समद 3 और इसी तरह उनका एक ड्रोन है जो 2500 किलोमीटर तक अपने पेलोड के साथ जा सकता है। तो कितने ड्रोन्स को रोका जा सकता है? चाहे वो मिलिट्री फोर्स नहीं है उस तरीके की कि अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन ड्रोन्स की एक एज तो उनके पास है, जिसने रशिया जैसे मुल्क को जो है काफी नुकसान पहुंचाया यूक्रेन में, और अजरबैजान की जंग के अंदर जो है आर्मीनिया को। तो आप क्या देख रहे हैं कि किस हद तक ये जो ऑपरेशन है वो आपको कामयाब नजर आता है, इन चीजों को जहन में रखते हुए कि जो अमेरिका एक एंटी ड्रोन मिसाइल फायर करता है वो तकरीबन 2 मिलियन का है, और एक ड्रोन जो हुतीज भेजते हैं वो 2000 का है, जो लेटेस्ट जो है इनकी मीडिया की रिपोर्ट्स अमेरिकन मीडिया और वेस्टर्न मीडिया में आ रही हैं। तो अमेरिका का तो और इस जंग में इसराइल को फ्री हैंड देके, डोंट यू थिंक कि अमेरिका अपनी इकॉनमी, आगे बिगड़ी हुई इकॉनमी को और खराबी की तरफ लेके जा रहा है? देखिए, दिस इज अ वेरी टेक्टिकल लेवल पे आप आ गए हैं, और कि क्या उनके पास वेपन्स हैं और किस तरीके से उनको इस्तेमाल करेंगे हुतीज एंड यमनीज, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है फ्रॉम द अमेरिकन, वो कितनी एक्सपेंसिव है। बट बिफोर गोइंग इनटू दैट, लेट मी से वन थिंग। यमनीज के पास, और या लेट अस से जो हमास के पास, और जितने भी वेपन्स हैं वो बड़े एलिमेंट्री या रूडिमेंट्री फॉर्म में हैं, और इनको वो सिर्फ उनकी बहादुरी, उनकी कमिटमेंट और उनकी क्या कहते हैं एग्रेसिवनेस की वजह से जो कुछ भी कामयाबी हासिल हो रही है वो उसका नतीजा है। लेकिन चूंकि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, वेपन के सोफिस्टिकेशन का बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि अगर ये 5, 10, 15, 20, 100 ड्रोन्स भी ये लोग इस्तेमाल करेंगे इन गिवन टाइम, तो कोई खास इनको कामयाबी हासिल होगी अगेंस्ट द डिफेंसेस जो शिप्स के पास होते हैं, जो जिसमें मैं भी सर्व कर चुका हूँ नेवी में, तो मैं जानता हूँ कि अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज और जो अमेरिकन नेवल शिप्स उस एरिया में इस टास्क फोर्स में आएंगे, उनकी कैपेबिलिटी बहुत वसी है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा, बट इट विल नॉट चेंज द बैलेंस इन देयर फेवर यामिनीज का। लेकिन जरूर है, एक इरिटेंट रहेगा, एक पॉसिबिलिटी ऑफ डैमेज विल ऑलवेज बी देयर, बट किस हद तक ये उस कुमक को या उस सप्लाईज को ये रोक सकते हैं, वो एक सवालिया निशान रहेगा। मैंने अभी कुछ अरसे पहले सऊदी अरेबियन फॉरेन मिनिस्टर की वीडियो देखी, जिसपे उसने बड़ा साफ कह दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट एनीथिंग जहां पर फलस्तीनियों का जमीन है, उनका ये हक बनता है कि वो यहाँ पर रहें और उनको प्रोटेक्शन दी जाए। चाइनीज जो मीडिया के मुताबिक ये जब से रेड सी का हुआ है, तो अगर ये बंद हो जाता है तो 10 दिन एडिशनल पड़ेंगे इनकी कार्गोज को यूरोप पहुंचते हुए। और वो कह रहे हैं कि पर कंटेनर के ऊपर जो है 25 से 30 हजार जो है डॉलर, उसकी लागत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि 10 दिन का सफर। तो सर क्यों एक ये फीलिंग मिल रही है कि पूरा यूरोप जो है वो इजरायली इकॉनमी बचाने की खातिर अपनी इकॉनमी गिराने पे लगा हुआ है, क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ इसराइल की है, और इसराइल के अंदर इन्फ्लेशन होती है तो वो सिर्फ इसराइल के लिए है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि इसराइली कंज्यूमर को बचाने की खातिर जो है पूरी यूरोप जो है उसको स्टेक पे लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी तो कोई ऐसी स्किर्मिश नहीं हुई है। कोई स्किर्मिश ऐसी हो जाती है तो फिर वो हुतीज ये भी कह सकते हैं कि अब ये ममालिक स्पेन, नीदरलैंड वगैरह जो है, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, ये क्योंकि उस टास्क फोर्स में है और हमें डैमेज किया है, हम इनके ऊपर भी करेंगे। इन अदर वर्ड्स, डू यू थिंक कि इसमें प्रोस्पेक्ट है एक रीजनल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा होने का? और क्या आप ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर भी ये रियलाइजेशन है, क्योंकि गजा के ऊपर एक तरफ तो अमेरिका जो है इनकार करता है सीज फायर का, दूसरी तरफ जो है इजिप्ट के अंदर हमास और इसराइल के दरमियान मज़ाकरात भी जो है खबरों के मुताबिक शुरू हो रहे हैं सीज फायर के लिए। तो आप सूरत हाल को कैसे डेवलप होते हुए देख रहे हैं? अगेन, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट जो अभी आपने कहा कि क्लैश जो है वो उसकी स्कोप जो है वो बढ़ने का खतरा है मौजूद, बिल्कुल। और ये खास तौर पर
चाइना एंड रशिया उनके अपने जो शिपिंग लेन्स में उनके जो जहाज जा रहे हैं और आ रहे हैं उनको भी असरअंदाज होगा। लेकिन बात इस चीज की है कि वाई इज यूरोप ट्राइंग टू गो वॉक एन एक्स्ट्रा माइल। उसमें जरूरी बात ये बताने की है कि इस वक्त अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी और यूरोप के बेशतर ममालिक में जायनिज्म कंट्रोल है। जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं उनमें इनकी इन्फिल्ट्रेशन हुई हुई है बड़े हद तक। अमेरिका तो कम्प्लीटली आप मैंने कई और प्रोग्राम्स भी में हिस्सा लिए जहां पर अमेरिकन दैट कि हम लोग जो है वो उनके पार्ट ऑफ इट, बट हमें जो डिसीजन मेकर्स हैं वो उनके लिंकेजेस मिल रहे हैं जायनिज्म के साथ, और चाहे वो जूस जायनिस्ट हो चाहे वो क्रिश्चियन जायनिस्ट हो। बट जायनिज्म ने एक एक अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो लोग डिसाइड कर रहे हैं। हेंस दे आर डूइंग एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा चलने को तैयार है इसराइल को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए इस पर लाजिम यह है कि इस चीज को कट डाउन करने के लिए वी शुड स्टॉप viewing it as a small clash between Israel and Hamas. It is a bigger picture that we must look at it. और उस बिगर पिक्चर में जो कंट्रोल हासिल कर लिया है उन्होंने यूरोप में और अमेरिका में, उसके जरिए वो इस चीज को आगे लेके बढ़ाएंगे। और ये मैसेकर जो है, जैसा कि उसने कहा है नेतन्याहू ने कि वी विल नॉट स्टॉप शॉर्ट ऑफ completely annihilating the Hamas from there। तो इसके जवाब में अब तक कई ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान, खास तौर पर सऊदी अरेबिया एंड टर्की एंड ईरान शुड हैव सेड कि वी विल गिव अ बेफिटिंग रिस्पांस इफ यू डू दैट, एंड हम आपको ये हम करने नहीं देंगे। हिजबुल्लाह को भी कहा है कि आप फलां जो दरिया है उसकी दूसरी साइड पर चले जाएं। जाहिर बात है वो तो कोई भी नहीं मानेगा। दूसरा, नेतन्याहू ये गजा से पहले भी कोशिश कर रहा था कि ईरान के ऊपर हमला किसी तरीके से अमेरिका को राजी किया जाए, और इजरायली प्रेशर था जिसकी वजह से जो वो ईरानी न्यूक्लियर डील पे ट्रंप बाहर आ गया, उसने उससे निकाल लिया अमेरिका को। और अभी भी वो सिचुएशन बनाने की, अगर आप वेस्टर्न मीडिया देखें खासतौर पे जो प्रो इजरायली है, तो वो सारा के सारा ब्लेम ईरान के ऊपर लेके आ रहा है। डू यू थिंक कि ये यमन के अंदर जो कार्रवाई है ये पेशखेमा साबित हो सकती है ईरान को भी ड्रैग करने का? और अगर ईरान ड्रैग होता है तो उसका एक अलायंस के अंदर है, एक इन्वेस्टमेंट है चाइना की भी और रशिया के साथ भी उसके रिलेशंस हैं, तो कैन दिस वॉर change into a wider conflict? Tomorrow this can become a regional war and tomorrow it can come to a grinding halt. All depends on हम इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बिकॉज अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है मेरे ख्याल में। और पाकिस्तान को, सऊदी अरेबिया को, ईरान को और इजिप्ट को, इन लोगों का भी चाहिए कि इस एक इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस बनाए एंड देन डिसाइड किया इसके आगे हमने क्या। यूएई भी खास तौर पर जो रीजनल कंट्रीज हैं, दे मस्ट गेट टुगेदर एंड या ओआईसी की समिट बुलाएं एंड देन दे शुड गिव अ बिफिटिंग रिस्पांस टू दिस थिंग, बिकॉज नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि उसके इंटेंशंस क्या हैं और वो आगे जाएंगे। और अमेरिकन ने अपना इजहार कर दिया है कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं। इवन यूके के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। So now the battle lines have been drawn to contain it। वो बढ़ते रहेंगे यहाँ तक कि कंप्लीट इनहाइलेशन कर सके, जैसा कि नेतन्याहू ने कहा। तो लाजिम है कि आप इसका जवाब दें और उस अंदाज से जवाब दें कि जहाँ पर इसको इमीडिएटली कंटेन करके बंद कर दिया जाए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आऊंगा कि पिछले हम इसी साल 2023 अभी ख़त्म हो रहा है, हमने देखा कि जो अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीकन जो कई कंट्रीज हैं, बुर्किना फासो वगैरह, उधर हमने देखा कि माली के अंदर जो है इनकलाब आए और अमेरिकन और फ्रेंच जो ऑर्डर था उसको चैलेंज किया गया और रियासतें आपस में मिली नाइजर वगैरह के हम अमेरिकन और ये जो फ्रेंच ऑर्डर है इसको नहीं मानेंगे, एनफ इज एनफ, जितना हमें इन्होंने एक्सप्लॉइट करना था कर लिया, अब हम इनका जरिया नहीं बनेंगे। और सुनने में तो ये भी आया है, पढ़ने में ये भी आता है कि रिवांडा की जीनोसाइड के पीछे कंपनी थी। इसी तरीके से एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो आपके लाइबेरिया जो है उसके अंदर भी है।
तो फसाद तो इन्होंने अच्छा खासा, एक हमें नज़र आ रहा है कि तारीख में पहली दफ़ा इस तरीके से ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं, और यही वजह है कि ब्रिक्स को भी कामयाबी मिल रही है और ब्रिक्स भी एक ज़बान होके चैलेंज दे रही है। क्या वेस्ट का जो एक जवाल जो है वो शुरू हो चुका है, और उस जवाल में आप कितने फीसद हाथ देखते हैं? एक तो वो रेशियल सिक्योरिटी का तो कॉन्सेप्ट है ही है, जायनिज्म का भी किस कदर आप हाथ देखते हैं इस डाउनफॉल की तरफ? देखिए, आप आई एग्री विद यू। बेसिकली मैं बड़े अरसे से ही कह रहा हूँ कि अगर तारीख उठा के पढ़ें तो हर एम्पायर का एक दौर रहा है, जब वो पीक पे गए हैं उसके बाद फिर जवाल हुआ है, फिर दूसरी एम्पायर ने जगह ले ली, चाहे पर्शियन एम्पायर लीजिए, रोमन एम्पायर लीजिए, और जितने भी आप हिस्ट्री देखेंगे, इवन ब्रिटिश एम्पायर इज द लेटेस्ट वन जो कि गई है। तो मैं ख्याल ये टाइम आज शुरू हो चुका है, जो मैं पहले भी प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ। अमेरिकन डाउनफॉल का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एंड और उनके अपने अंदरूनी मसाइल जो हैं बड़े हैं, उनकी अपनी जो इकोनॉमी है उसमें बड़ा ये इट कैन कम इन टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। चीज़ें जो है उनके 3 लेवल्स होते हैं, पहले ग्रैंड स्ट्रेटेजिक होता है या स्ट्रेटेजिक लेवल कह लें, फिर ऑपरेशनल और फिर टेक्टिकल होता है। अगर आप पिछले 3-4 साल की सियासत को देखें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट खासतौर पे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, थ्यूसिडाइड ट्रैप्स। अमेरिका ने अपने आप को उभरती हुई ताकत चाइना के साथ थ्यूसिडाइड ट्रैप के अंदर फंसाया। डेप्थ चाइना की ग्रोथ हम जो देख रहे हैं, जिस तरीके से ओपियम कंजम्पशन से निकल के आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी एक इकॉनमी बन चुका है। हमने चाइनीज राइज के अंदर एक ग्रेस देखी, और उस ग्रेस में हमने अलास्का समिट जब हुआ ये 2021 के अंदर, तो हमें ये चीज़ नजर आई कि अमेरिकन ने ज्यादती की, जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे, और नंबर 2 उनके जो कम्युनिस्ट पार्टी के, लेकिन चाइना ने तहम्मुल का। इवन नैन्सी पेलोसी का जब दौरा हुआ तो हमने उसके अंदर भी देखी, क्योंकि चाइना जो है उस टाइम का इंतजार कर रहा था जहां पे वो शो कर सके। दूसरी तरफ हमने देखा कि गजा की जो जंग है इसने यूरोप को बेनकाब कर दिया। कहाँ पे ह्यूमन राइट्स गए, कहाँ पे वो बच्चों के राइट्स गए, कहाँ पे वो अमन गया, कहाँ पे वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर रहा? आपने, आपके टीवी चैनल्स, आपके सोशल मीडिया ने वो बच्चे दिखाए, वो बिल्कुल फ्लैट हुआ खंडरात दिखाए गजा के, लेकिन जब यूएन के अंदर अमन की बात आई तो जो लीडरशिप आपसे एक्सपेक्ट की जा रही थी आप वो लीडरशिप शो नहीं कर सके, और वो लीडरशिप शो की चाइना ने, रशिया ने दिल जीते। ब्रिक्स क्यों कामयाब हो रहा है? हर साउथ का मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा क्यों बनना चाह रहा है? क्योंकि एनफ इज एनफ। आगे क्या होता है? जो हुतीज के खिलाफ ऑपरेशंस जो हैं, क्या वो बड़ी जंग में तब्दील होंगे? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, जिस तरह सड़ने का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंड करता है कि हाउ अदर साइड रिएक्ट्स। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Support Strategic Analysis Group by subscribing the channel and liking the videos